नमस्कार। जय वीर तेजाजी महाराज की, जय महाराजा सूरजमल जी की। आज राजस्थान के मरु माणक मोती और राजस्थान के किसानों को ज़मीन का मालिकाना हक देने का ऐतिहासिक फैसला 15 अक्टूबर 1955 में करने वाले चौधरी कुंभाराम आर्य जी की पावन स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की ओर से वर्चुअल व्याख्यानमाला का आयोजन किया जा रहा है। इस व्याख्यानमाला के माध्यम से चौधरी साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व को देश और दुनिया भर के लाखों लोगों तक पहुंचाने का ये एक विशिष्ट प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिसकी श्रृंखला में हमने जयपुर से लेकर दिल्ली तक कई सारे लाइव कार्यक्रम अनेकों राष्ट्रीय महापुरुषों पर किए हैं और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रभावित होकर आज संपूर्ण विश्व समुदाय एक नई प्रेरणा ले रहा है। कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में भी अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की टीम ने अपने सामाजिक सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाते हुए हर कार्यक्रम को नियमित रूप से और सही समय के अंतराल पर आप सबके बीच में रखने का प्रयास किया है। आपका प्यार, स्नेह और सम्मान जो दुनिया भर से मिला है, हम सभी उसके लिए आपके प्रति कृतज्ञ हैं। आइए आज की इस कार्यक्रम की शुरुआत करें चौधरी कुंभाराम आर्य जी के पावन स्मृति का ये कार्यक्रम, जिसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के दोनों साथी भाई रामोतार पलसाणे जी, पीएस कलवाणिया जी और मैं और हमारे सारे जो टीम, उस सब का आभार। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा सम्माननीय श्री विनोद जी गिल साहब, जो प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं चौधरी कुंभाराम आर्य किसान फाउंडेशन की फाउंडेशन के माध्यम से, और चौधरी साहब की जो राजस्थान के गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक एक अनुपम कार्यों की मिसाल है। आज जो ज़मीन का मालिकाना हक है, इसी साल राजस्थान सरकार ने भी चौधरी साहब के द्वारा हस्ताक्षरित तारीख से ही यानी 15 अक्टूबर 1955 की आज 15 अक्टूबर 2020 में भारत में पहला राजस्व दिवस राजस्थान सरकार ने घोषित किया है। उसके लिए राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और पूरी राजस्थान सरकार को भी बधाई देते हैं कि चौधरी साहब के उस वाक़े को आपने याद रखा और उस स्मृति में ये कार्यक्रम शुरू किया गया। आइए विनोद जी गिल साहब पधारे और अपनी बात इस मंच के माध्यम से रखे। श्री विनोद जी गिल। नमस्कार, राम राम। कुंभाराम जी एक ऐसी शख्सियत थे जो किसान, मजदूर और दलित के देवता के रूप में उभर कर आए। जब वो बाल्यकाल में कुछ कमज़ोर होते पड़े तो उस आर्य समाज ने उनका साथ दिया और वो उस आर्य समाज को ही अपनी परिणति मानते हुए आगे बढ़ते रहे। उन्होंने किसान समाज उत्पीड़न और छुआछूत को लेके एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। 1931 में उन्होंने वन विभाग में नौकरी शुरू की, लेकिन किसी कारणों से उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। 1936 में वो राजस्थान पुलिस विभाग में नौकरी की, वहाँ से भी निकाल दिया गया। फिर उन्होंने राजनीति में पदार्पण किया। वो एक स्वतंत्रता सेनानियों में भी प्रमुख व्यक्तित्व थे। उन्होंने बीकानेर रियासत में राजशाही का खुलकर विरोध किया। उन्होंने हमेशा ही किसान और किसान से शोषित वर्ग के लिए काम किया। जब 1946 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी तो उन्हें बीकानेर रियासत में प्रजामंडल में शामिल होने का मौका मिला। जब भारत आज़ाद हुआ तो कुंभाराम जी ने ही पाकिस्तान से आने वाले हिंदू परिवारों के लिए एक मरबा 25 बीघा जमीन सिंचित बड़े प्यार और स्नेह से दिलवाने का बहुत बड़ा योगदान दिया। आज भारतवर्ष में सबसे पहले यदि किसी जमीन का मालिकाना हक निःशुल्क दिलाने का काम किया तो कुंभाराम जी ने राजस्थान सरकार और देश के बड़े नेताओं के सामने ये प्रस्ताव रखा और जमीन उन्हें निःशुल्क खातेदारी दिलवाई, जो भारतवर्ष में पहला प्रदेश है। कुंभाराम जी अपने अंतिम समय तक किसानों की पीड़ाओं से लड़ते रहे, उनसे जूझते रहे और उन्होंने अपने अंतिम समय में, राजनीतिक और जीवन के अंतिम समय में, उन्होंने वर्ग चेतना नाम का एक किताब लिखी, जो किसान अपनी पीड़ाओं से और अपने दुखों से निकलने का मूल मंत्र था। और 26 अक्टूबर 1995 में उन्होंने अपने जीवन की चादर का त्याग कर दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गिल साहब। चौधरी साहब का व्यक्तित्व इतना महान था, स्वयं हम लोग
उनके व्यक्तित्व से लाभान्वित हैं। हमारे गांव में उनका एक बार आगमन हुआ था और आज में हमारे 2 बांध क्षेत्र उन्हीं के हस्ताक्षर से अलॉटेड हैं, जिनमें हम कृषि कार्य करते हैं। ऐसे बहुत से अनगिनत लोग हैं जो उनसे लाभान्वित हैं, लेकिन समय की विडंबना देखिए कि बहुत से लोग उनके प्रति कृतज्ञ हो गए जिनको कृतज्ञ होना चाहिए था। आज चौधरी साहब का जो व्यक्तित्व है वो प्रासंगिक है, और जिस किसान छात्रावास से ये पूरे विश्व समुदाय को लाइव जा रहा है, इसके प्रणेता डॉक्टर हरि सिंह जी के भी कुंभाराम जी आर्य मार्गदर्शक रहे हैं। उनके साथ डॉक्टर साहब को काम करने का एक लंबा अनुभव रहा है, जिनके किस्से हम तीनों को अक्सर डॉक्टर हरि सिंह जी सुनाया करते थे। निश्चित रूप से उनकी एक वाकपटुता और उनकी रणनीति राजनीति के लिए और समाज के लोगों को आगे लाने का भी एक सशक्त माध्यम रही है। किसानों की आवाज़ के प्रखर वक्ता सम्माननीय श्री पंकज जी धनखड़ साहब से निवेदन करूंगा, जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा के संयोजक हैं, कि आप आएँ और चौधरी साहब के व्यक्तित्व को जन जन तक पहुंचाने की अपनी आवाज़ मुखर करें। श्री पंकज धनखड़ साहब। इस कार्यक्रम को पूरे भारत में और पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की जो टीम है, उन टीम के साथियों को, कुमाराम फाउंडेशन के साथियों को, जो साथी इस कुमाराम जी की विचारधारा से सरोकार रखते हैं, हाफिज मंजूर अली साहब, राजेंद्र जी फौजी, तमाम अन्य साथी जो इस कार्यक्रम में आए हैं, उनका सबका आभार। चौधरी कुमाराम जी के बारे में जितना राजस्थान के लोगों को जानना चाहिए उतना वो जानते नहीं हैं। उसके पीछे कारण है, जो समाज पढ़ा लिखा होके और अपने पुरखों को भूल जाता है, उसके इतिहास को भूल जाता है, तो नहीं जानने का कारण पढ़े लिखे लोग उसमें दोषी हैं। क्योंकि किसान कमेरे लोगों को ज़मीन का मालिकाना हक मिल गया, वो अपने खेतों में उलझ गए और उन्होंने जैसे तैसे करके अपनी संतानों को पढ़ा लिखा के नौकरियों में भेजा, शहरों की तरफ भेजा, काम धंधों में लगाया। उन लोगों की ड्यूटी बनती थी कि हम किस तरीके से आज इस स्थिति में पहुँचे हैं, क्या हम उसका वापस भुगतान कर रहे हैं। समाज में जागृति को लेकर, समाज में जो पिछड़ापन है उसको लेकर, क्या आगे चल के ज़मीनों पर जो संकट आएगा, जो ज़मीन वापस जाएगी, उसको बचाने के लिए उनका कोई योगदान हो रहा है? नहीं हो रहा है। इस कारण कुमाराम जी कुछ लोगों तक या कुछ उस जो जागरूक लोग थे उन तक सीमित रह गए। कुमाराम जी ने ज़मीन का मालिक बनाया, तब ये नहीं देखा कि कौन सी जाति धर्म का व्यक्ति है। जो ज़मीन पर जहाँ बैठा था, एक ही आदेश में ये लिख दिया कि जो ज़मीन पर बैठा है वो ज़मीन का मालिक। पूरे राजस्थान के तमाम लोगों को निःशुल्क ज़मीन का मालिक बनाने वाले कुमाराम जी, जो कुमाराम जी ने किसानों के लिए किया, तो कुमाराम जी को सज़ा भी मिली। इसी कांग्रेस ने कुमाराम जी को कांग्रेस से निकाल दिया। तो दिखाव में तो ये लोगों को लग रही थी कि कांग्रेस किसानों की पार्टी है। जो कुमाराम जी ने ज़मीन का मालिक बनाया, तब सामने आया कि बनाने का नतीजा ये था कि कुमाराम जी को कांग्रेस से निकलना पड़ा। ऐसे ही आज़ादी से पहले छोटू राम जी रोहतक से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बने थे, और जब छोटू राम जी ने किसानों के लिए मूवमेंट शुरू किया तो गांधी को ये बात अखरी। तो छोटू राम जी ने भी 2021 में ही कांग्रेस को लात मार दी थी और यूनिस्ट मिशन पार्टी का उन्होंने गठन किया था। मेरा कहने का मतलब ये है, जिन जिन लोगों ने किसान, कमेरे वर्ग, आम आदमी, भाईचारे को लेके कोई कार्यक्रम किया, तो इन पार्टियों ने उनके साथ जो ज्यादतियाँ की हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी थे, कांग्रेस में थे, लेकिन जब किसान कमेरे वर्ग के लिए उन्होंने नीतियाँ बनानी शुरू की, उनके हक में कानून बनाने शुरू किए, बहुत से ऐसे टैक्स थे जो आम आदमी सहन नहीं कर पाता था, उन टैक्सों से उनको मुक्त किया, तो कांग्रेस छोड़नी पड़ी। आज बीजेपी में क्या हो रहा है? ये बीजेपी में हो रहा है। सिर्फ किसान कौम की आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति 5 दिन ही नहीं रुक पाता। वहाँ बड़ुओं की भर्ती की जा रही है पूरे भारत में,
इसलिए आज किसान पर संकट है। मैं तो ये एक संदेश देना चाहूँगा तमाम किसान कमेरे वर्ग के लोगों से कि कुमाराम जी को ज़्यादातर बोलते हैं तो फिर जाटों तक सीमित कर देते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान से आए हिंदुओं को ज़मीन दी राजस्थान में। हिंदुओं को ज़मीन नहीं दी कुमाराम जी ने। कुमाराम जी ने पाकिस्तान से कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति आया राजस्थान में, उन सबको ज़मीन दी। तो कुछ इस तरीके के विचार भी फैलाए जाते हैं कि उसको हिंदुओं तक सीमित किया जाए। हिंदू वाले जो लोग हैं, हिंदू को मानने वाले लोग हैं, वो कुमाराम जी को जाट तक सीमित करने की कोशिश की जा रही है। तो पूरे भारत में जो भी जितने भी हमारे किसान कमेरे वर्ग के जो लीडर हुए, उनको ऐसे ही जाति में धर्म में उसको अटैच करके उसको दफन कर दिया गया। महाराजा सूरजमल थे, उनको हिंदू सम्राट लिखा जा रहा है, जबकि उसकी सेना में कितने मुस्लिम थे। उन्होंने कभी धर्म का इस तरीके का कोई प्रचार प्रसार ही नहीं किया। उन्होंने कितनी मस्जिदों का निर्माण करवाया। लेकिन जो भी किसान कमेरे वर्ग का कोई भी व्यक्ति है, उसको उस जाति और उस धर्म से अटैच करके उसकी जो महत्ता है उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ गुर्जर समाज को भी, हमारे सारे समाज किसान कमेरे खेती करने वाले लोग, गुर्जर समाज को भी जानकारी नहीं है। विजय सिंह जो पथिक थे, वो राजस्थान में उसने बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और किस तरीके से किसानों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने उस टाइम विदेशी ताकतों से, सामंतों से लड़ाई लड़के उनको न्याय दिलाने का प्रयास किया। आज कोई उसकी जयंती पुण्यतिथि पर कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। आदिवासियों के नेता थे बिरसा मुंडा, लेकिन वो उन्होंने जल जंगल और ज़मीन की लड़ाई लड़ी। तो ज़मीन तो हमारी भी थी, तो सरकारों ने उसको प्रचार करके करके उनको आदिवासियों तक सीमित कर दिया। आदिवासी समाज में जन्मने का मतलब ये नहीं कि वो आदिवासियों का नेता है। तो सारे हमारे जितने भी लीडर हुए हैं किसानों के, किसान कौम को बचाने वाले लोग, उनको एक क्षेत्र से या एक जाति से, एक धर्म से जोड़ के उसकी छवि है वो एकदम ख़त्म कर दी गई। कुमाराम जी के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी हमारे पढ़े लिखे लोग प्रचार प्रसार करें तो आने वाले समय में जो अभी हमारी ज़मीनें जाने वाली हैं, इन ज़मीनों को वापस बचाया जा सकता है। और ज़मीन की जो ताकत है उसको जो ज़मीन पर बैठे हैं वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आज़ादी के बाद जिन लोगों को ज़मीन नहीं मिली, आप बिहार में जाके देखो, मैं पूरे भारत में घूमा हूँ, बिहार में जिन लोगों के पास ज़मीन है आज उनके चेहरे ही अलग हैं, उनके रहना सहना खान पान ठाट बाट अलग हो गए। और जिन लोगों को ज़मीन नहीं मिली आज वो 20-20 रुपये में भारत में मजदूरी करते फिर रहे हैं। इसलिए ज़मीन की ताकत को हम लोगों ने हल्के में ले लिया, क्योंकि कुमाराम जी ने किसी से पैसा नहीं लिया, किसी से भुगतान नहीं करवाया कि आप पैसे जमा कराओ फिर आपको ज़मीन मिलेगी। ज़मीन फ्री में मिल गई, फ्री में ज़मीन मिल गई तो लोगों ने ये सोच लिया कि तो फ्री का ही मामला था। तो कुमाराम जी को भूलने की बजाय जयंती तो हर गांव में कुमाराम जी की मनाई जानी चाहिए थी। हर पुण्य तिथि पर उनके कार्यक्रम होने चाहिए थे। हर जैसे भी कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम हो तो उनके नाम से कोई बजट निकाल के एक हर गांव में उनके नाम से कोई संस्था होनी चाहिए थी। वो करने की बजाय पढ़े लिखे लोग तो भड़वागिरी में लग गए, शहरों की तरफ पलायन कर गए या पार्टियों में घुस गए। और जो अनपढ़ थे उन बेचारों को, जो थोड़े बहुत गाँव में लूट खसोट करने वाले लोग थे, उन्होंने धर्म के उसमें उलझा दिया। कोई किधर दरंडी चढ़ाने जा रहा है, कोई किधर प्रसाद चढ़ाने जा रहा है, तो उनको तो धार्मिक आस्था में उलझा के ख़त्म कर दिया। और जो थोड़े बहुत करीम चीज़ निकली थी उन परिवारों से, उनको अपना गुलाम बना के आज किसान कौम को ख़त्म कर दिया। आज पूरे भारत में किसान सड़कों पर हैं। आप दक्षिणी भारत से लेके और जम्मू कश्मीर तक जाओ, पश्चिमी राजस्थान में पाकिस्तान के बॉर्डर से लेके आप बंगाल तक जाओ, हर जगह किसानों के धरने प्रदर्शन, उनके आंदोलन चल रहे हैं। 3 राज्यों के किसान, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, पंजाब के, अभी मैं जाके हरियाणा में हमारी मीटिंग थी, 3 अध्यादेश जो आए हैं, ये सिर्फ वो जागरूक किसान इसलिए लड़ रहे हैं। सबको लड़ना चाहिए। आज हम जमीन ही खाली करवाने के कानून बना रहे हैं, खत्म करने के कानून बना रहे हैं, तो फिर बचेंगे कैसे? जब जमीन की ताकत लोग समझ नहीं रहे, जमीन छीन जाएगी, हमारा आधार खत्म हो जाएगा। और जिस दिन आधार खत्म हो जाएगा ना, तो फिर ये चीज़ें जो आज देख रहे हैं, इस तरीके के छात्रावास ये जो बड़े हैं ना, ये उस किसान कौम की ताकत की देन है जहाँ हम कर रहे हैं। फिर ये भी नहीं छोड़ेंगे, ये भी छीने जाएंगे। इसलिए पूरे भारत के तमाम किसान कमेरे वर्ग के लोगों से मेरा निवेदन है, चाहे वो किसी भी जाति में जो खेती करता है, वो सब उनकी एक ही जाति है, किसान जाति है। और किसानों के जो मसीहा हैं राजस्थान में, कुमाराम जी, इनको आदर्श मान के, इनके क्रियाकलापों को देखते हुए,
इनके गाँव में सेमिनार जयंतियाँ कराएं। इनके साथ साथ जितने भी हमारे किसान नेता हुए हैं, पूरे राजस्थान में बहुत हुए, भारत में बहुत हुए, उन पर कार्यक्रम शुरू करें, तब भारत के किसानों को न्याय मिलेगा। पढ़े लिखे लोगों को भी किसानों की इस लड़ाई में कूदना चाहिए, सामने आना चाहिए और अपनी जल जंगल और ज़मीन को बचाने के लिए जान की बाजी लगानी चाहिए। आज जो इनको बचाने के लिए लड़ रहा है उसको नक्सलाइट घोषित किया जा रहा है, उसको आतंकवादी घोषित किया जा रहा है, उसको देशद्रोही घोषित किया जा रहा है। और जो लूट रहे हैं और लूट लूट के भाग रहे हैं, उनका एनपीए के नाम से या दूसरे तरीके से उनका कर्ज माफ़ किया जा रहा है, उनको कर्ज मुक्त किया जा रहा है। और रोज़ किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिजली के बिल बढ़ाए जा रहे हैं, कर्ज ज़मीनों पर बढ़ रहा है, भाव गिराए जा रहे हैं, मंडियां समाप्त हो रही हैं, ज़मीन छीनने के कानून आ रहे हैं, भूमि अधिग्रहण के इस तरीके के कानून आ रहे हैं कि किसान उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकता, मुकदमा नहीं कर सकता। कैसे बचेगा किसान? तो किसकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने जो शुरुआत की, पहल की, मैं तो बहुत बढ़िया बात मानता हूँ कि आप ये दोनों जो साथी अगल बगल में खड़े हैं, इन्होंने पहल करी है, इसके माध्यम से ये संदेश जाएगा। इनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप गांव-गांव तक भी ये संदेश लेके जा सकते हो और इन चीज़ों को बढ़ाओ ताकि हम बचें, ये देश बचेगा। वरना जो लोग आज काबिज हैं उनका भारत से कोई लेना देना नहीं है, भारत को तबाही करने पर तुले हैं। इसलिए आज इस कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे बुलाया, मेरी बात सुनी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कुमाराम आर्य किसान फाउंडेशन का भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय किसान, जय भारत भूमि। चौधरी कुंभाराम आर्य जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने और उसके साथ ही किसान कौम में शैक्षणिक जागृति, सामाजिक सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता और प्रबुद्ध वर्ग और अधिकारी वर्ग में किसानों के प्रति सहानुभूति का भाव विकसित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद ने कई मंचों के माध्यम से, वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से और अन्य नीतिगत निर्णयों के माध्यम से इस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और इसी तरीके से महापुरुषों की डॉक्यूमेंटराइजेशन का कार्य भी लगातार अनवरत रूप से चल रहा है। इतिहास को संकलित और प्रकाशित करने का कार्य भी लगातार अपनी गति पकड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की टीम ने 1 मार्च 2020 को दिल्ली के विज्ञान भवन में ऐतिहासिक और विश्व स्तरीय आयोजन करने के बाद कोरोना वैश्विक महामारी के इस चैलेंजिंग पीरियड में भी इसी किसान छात्रावास जयपुर से डॉक्टर हरि सिंह जी के सानिध्य में हमारी टीम ने वर्चुअल कार्यक्रम शुरू किए किसान केसरी बलदेवराम मिर्धा की स्मृति में। उसके बाद में हमारे भरतपुर के महान शौर्य सम्राट महाराजा सवाई भारतेंद्र जवाहर सिंह जी के बलिदान दिवस का स्मृति समारोह का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। क्रमशः जन जन के आराध्य सत्यवादी गोरक्षक लोकदेव वीर तेजा जी के बलिदान दिवस तेजा दशमी पर विश्व स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। और उसके बाद में इस श्रृंखला को हमने दिल्ली के महाराजा सूरजमल संस्थान से ऑडिटोरियम से लाइव प्रसारण का कार्यक्रम रखा और वहाँ पर भी अनेकों महापुरुषों पर जिन्होंने इस देश और दुनिया को बदलने का, सकारात्मक बदलाव लाने का मादा रखा, उनके ऊपर एक ऐतिहासिक वर्चुअल कार्यक्रम सफल रहे। उसी कड़ी में चौधरी कुंभाराम आर्य जी की श्रृंखला को आज किसान छात्रावास की धरा से पूरे विश्व समुदाय तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म को अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद को विश्व स्तर तक पहुंचाने, इनकी परिकल्पनाओं को साकार करने और लगातार रात दिन अनथक प्रयास करते हुए समर्पित भाव से लगे हमारे दोनों साथी सम्मानीय रामोतार जी पलसानिया और पीएस कलवानिया जी। मैं चाहूँगा कि इस अवसर पर चौधरी साहब के व्यक्तित्व पर सम्मान्य श्री रामोतार जी पलसानिया अपना संबोधन रखें। श्रीमान रामोतार जी पलसानिया। किसानों के मसीहा और राजस्थान की इस माटी के लाल चौधरी कुंभाराम आर्य जी ने जो किसान कौम को जो ऐतिहासिक एक न एक हज़ारों तोहफे ऐसे दे के गए हैं, इस देश और दुनिया में एक ऐसी मिसाल किसान कौम के लिए छोड़ के गए हैं जिनको आज याद करने का दिन ही नहीं, हमें गौरवान्वित होने का दिन है। साथियों, इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज हमने एक छोटा सा प्रयास किया है और ये प्रयास इसलिए किया है कि जो आने वाली हमारी युवा पीढ़ियां हैं, उन युवा पीढ़ियों को हम कुछ ना कुछ ऐसा दे के जाएं जिनसे समाज और राष्ट्र को ये महसूस हो कि हमें विरासत के रूप में
ऐसे किसान नेताओं का जिन्होंने जाट समाज में जन्म लेकर के देश और दुनिया में एक ऐसी मिसाल छोड़ के गए हैं कि जो आज जो भी कुछ हम हैं देश और दुनिया के अंदर, जो जाट समाज के जितने भी लोग जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो महापुरुष हैं और उन महापुरुषों ने जो हमारे लिए काम करके गए हैं, जो हमारे नीतियां बना के गए हैं और जो हमारे लिए कानून बना के गए हैं, उन कानूनों के बलबूते के अब हम शिक्षा, एजुकेशन और जो तकनीकी की जो इस दौर में हम आज आके खड़े हो गए हैं 2020 के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं खड़े हुए कि हमने एजुकेशन ले ली। इन सब के पीछे किसान केसरी बलदेवराम मिर्दा जी से लेकर के कुंभाराम आर्य जी, परशुराम मदेरणा जी, नाथुराम मिर्दा जी, चौधरी चरण सिंह, ताऊ देवीलाल, सर छोटूराम, ऐसे एक नहीं हजारों ऐसे नाम मैं आपको गिना सकता हूं जिन्होंने जाट समाज में जन्म लेकर के इस किसान कौम के लिए काम किया। और किसान कौम के लिए नहीं, उस 36 कौम और बिरादरी के लिए ऐसा काम करके चले गए जिसको आज हम याद करते हैं तो गौरवान्वित महसूस होते हैं। और पीड़ा इस बात की है कि लोग दिल्ली, बॉम्बे और बड़े बड़े मेट्रो शहरों में जाने के बाद में उस विरासत को भूलते जा रहे हैं। पीड़ा इस बात की है कि उस कमेरे की आवाज़ आज दबाई जा रही है, उस किसान की आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है। जब दिल्ली के गलियारों में इस किसान कौम की जब बुलंद आवाज़ चौधरी कुंभाराम आर्य के रूप में जब भारत की इस संसद में गूंजती थी, चौधरी चरण सिंह के रूप में, ताऊ देवीलाल के रूप में, तो लगता था कि हमारे कौम के ऐसे लोग हैं जो हमारी पीड़ाओं को समझते हैं। और समझते नहीं हैं, उन्होंने इस कौम के लिए बहुत कुछ करके गए हैं। लेकिन आज ऐसा समय और ऐसा युग आ गया है जो उन लोगों ने जो काम करके गए हैं उनको भूलते जा रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना सा प्रयास है आप सब लोगों से जुड़ने का कि जाट पार्लियामेंट के माध्यम से, मैं ये नहीं कहता कि हम जाट समाज पे ही काम करें, हम उस 36 और कौम और बिरादरियों पे हम काम करने का प्रयास करेंगे जिन्होंने किसान कौम को मजबूत करने का काम किया है। आज कुंभाराम जी के ऊपर जो ये स्मृति व्याख्यान रखा है, इस स्मृति व्याख्यान के माध्यम से कुंभाराम जी ने जो देश और दुनिया के लिए जो काम करके गए हैं, किसान और कमेरे वर्ग के लिए जो काम किया है, उस काम को, उनकी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। आने वाली पीढ़ियां किसान केसरी बलदेवराम मिर्दा जी, कुंभाराम आर्य जी, चौधरी चरण सिंह, ताऊ देवीलाल जो काम कर गए, लोग उनको भूलते जा रहे हैं। पिछले दिनों 1 या 2 महीना हमें दिल्ली रहने का अवसर मिला और ये वर्चुअल संवाद हमने दिल्ली से शुरू किया। जब हम चर्चा करते थे, जिन लोगों से हम मिले, और जब कुंभाराम आर्य जी की जब बात होती थी तो वो ये कहते थे कि हिंदुस्तान में किसान कौम के 2 बड़े लीडर हुए जो भारत आज़ाद होने के बाद में। और एक दौर तो ऐसा था कि इस दौर के अंदर तो कुंभाराम आर्य जी की पूरे हिंदुस्तान में तूती बोला करती थी। लेकिन आज क्या स्थितियां हैं, लोग हमारे जैसे युवा उनको भूलते जा रहे हैं। उनकी जयंती और पुण्यतिथि जब आती है तो लोगों को ये भी पता नहीं होता कि आज किसकी जयंती और पुण्यतिथि है। हम लोग इतने कमज़ोर तो नहीं हो सकते कि हमारे पूर्वजों को हम भूल जाएं। और जिन लोगों ने भी, और इतिहास में बताया गया है कि जो लोग और जो कौम अपने पूर्वजों को भूल गई, उसका इतिहास हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। हम सबका नैतिक दायित्व बनता है कि उस कर्तव्य पे चलते हुए हमारे इतिहास के जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों को हम याद करें, समय समय पर उनकी जयंती और पुण्यतिथियां मनाएं और उन्होंने जो काम किया है इस किसान कौम के गांव और देहात तक, उनकी जो रीतियां, नीतियां, उनके काम थे, उनको लेकर जाएं। साथियों, अगर हम इस पे काम नहीं करेंगे, मैं नहीं कहता कि हम सब पे काम कर सकते हैं, एक प्रयास तो हम कर सकते हैं। और उसी प्रयास का माध्यम है कि पिछले दिनों जितने भी हमने वर्चुअल संवाद इस कोरोना वैश्विक महामारी में हमने किया,
10-10, 15-15, 20-20 लाख लोगों ने इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से उन्होंने देखा, और बाहर से देश और दुनिया से हमारे फ़ोन मैसेज आए और लोगों ने कहा कि आप लोगों की जो टीम है बहुत अच्छा कार्य कर रही है। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि वो काम हो ही नहीं पाया। जाट समाज में क्या बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे बिजनेसमैन नहीं है, बहुत से लोग हैं, लेकिन उसको करने के लिए एक हिम्मत, जोश, जुनून और जज्बा चाहिए। वो जोश, जुनून और जज्बा हमारे में भी तब रहेगा जब आप सब लोगों का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलेगा। बिना आपके साथ सहयोग के ये काम अधूरा रहेगा। और इस काम को जिस सोच से, जिस नीयत से हमने शुरुआत करी है, उस सोच और नीयत को मजबूती करने के लिए आप सब लोगों का प्यार और स्नेह चाहिए। मैं आप सब लोगों से बस इतना सा ही निवेदन करना चाहता हूँ कि कुंभाराम आर्य जी ने जो समाज और देश और दुनिया के जो काम करके गए हैं, जिस ज़मीन पे हम खड़े हैं, इस ज़मीन के ऊपर भी कुंभाराम आर्य जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनके ऊपर कितने उन्होंने कानून बनाए, क्या क्या वो करके गए, ये तो बड़ी व्याख्यान माला जो मंच पर लोग विराजमान हैं उन सब लोगों ने आपको बता रहे हैं और बताएंगे। मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो उनके काम है, उन कामों को हमें आगे बढ़ा के आप सबके सहयोग से बढ़ाना है। और जब आज से 10 से 15, 20, 25, 50 साल बाद में जब ये लगे कि कुंभाराम आर्य जी नहीं, हमें उस रूप में उनको खड़ा करना है कि आप ताज्जुब होगा और हैरानी हमें होती है कि ऐसे ऐसे लोगों का इतिहास सामने लाया जा रहा है जिन लोगों का भारतीय राजनीति में नहीं, सामाजिक जीवन के अंदर कोई योगदान नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने देश और दुनिया में इतना काम करके चले गए उन लोगों को भूल गए। आज संक्रमण काल का युग चल रहा है, लोग अपने आप को भूलते जा रहे हैं, अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना। जिस भी प्लेटफॉर्म पे हम खड़े हो, चाहे वो जाट पार्लियामेंट का हो, चाहे देश और दुनिया में कहीं पर भी हमें जाने का अवसर प्राप्त हो, हमें पूर्वजों को, हमारे महापुरुषों को बड़े बेबाकी के साथ में, बड़े होश और जुनून के साथ में उनको याद करना है और लोगों को ये बताना है कि नहीं, आप लोग गलत हो, उन लोगों ने समाज और राष्ट्र के लिए काम करके गए जो आप कभी नहीं कर सकते। जब तक हम उन लोगों की शिक्षाओं को, उन लोगों की नीतियों को हम जनमानस में नहीं लेके जाएंगे, जनमानस के अंदर एक आंदोलन बनाना पड़ेगा हमारे इतिहास को लेकर के, हमारी सभ्यता और संस्कृति को लेकर के। जब तक वो जनमानस में एक आंदोलन का रूप नहीं लेगा, तब तक वो हमारा जो विचार है वो मजबूती में रूप में नहीं पनप पाएगा। और विचार जब मजबूत होता है तो दुनिया बदलने की ताकत रखता है। और उस विचार को हमें किसान केसरी बलदेव राम मिर्धा जी, कुंभाराम आर्य जी, चौधरी चरण सिंह जी, ताऊ देवीलाल जी, सर छोटू राम जी, इन सब के विचारों को साझा करते हुए हमें एक विचार बनाना पड़ेगा और किसान कमेरे वर्ग को हमें आगे लेकर के चलना पड़ेगा। तभी जा कर के हमारी सोच, हमारा विचार देश और दुनिया के लिए हम कुछ करके जा पाएंगे। और जो युवा पीढ़ी जो हमसे कुछ अपेक्षाएं लेकर के बैठी है, और वो जब आज से 50-60 साल बाद में जब हमारे बारे में, हमारी पीढ़ियों के बारे में जब सोचेगी, तो हम उनको कुछ देकर जाएं और उनको हमारे पे फक्र और नाज हो कि हमारे पूर्वज जो हमारे लिए कुछ करके गए। और वो तब नाज कर पाएगी जब हम कुछ करने की शुरुआत करेंगे। सिर्फ और सिर्फ मेरा कहने का मतलब यही है कि आइए हम सब मिलकर के इस एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं और ऐसी शुरुआत हमने जो करी है, उस शुरुआत को सब लोग कंधे से कंधा मिला करके चलने के आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद पलसानिया जी। आपने युवाओं का और पूरे विश्व के महानुभावों का एक आह्वान हम सब के बीच में किया, एक अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए और मजबूती के साथ खड़ा होने के लिए। चौधरी कुंभाराम आर्य जी के ऊपर कई सारे महापुरुषों ने लिखा है। स्वर्गीय मनसुख जी रणवा ने राजस्थान के मरुमाणक के नाम से एक पुस्तक लिखी, और भी अनेकों लोगों ने उनके ऊपर इतिहास संकलन किया। कुंभाराम आर्य किसान फाउंडेशन की टीम भी उन पर ऐतिहासिक संकलन करवा रही है। एक उनकी डायरी मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला, जिसमें उनकी सारी अलग अलग पत्र और वो अलग अलग जिन जिन महानुभावों से मिले, बड़े ऐतिहासिक फैसले जो उन्होंने किए, उनका संग्रह भी हम सब ने उसको संकलित कर रखा है। चौधरी साहब की इस विचारधारा को आम आवाम तक पहुंचाने और उससे किस तरीके से समाज को, एक नई पीढ़ी को प्रेरणा मिल सकती है, इस बात को आगे रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के
संयोजक भाई PS कलवाणे जी को कि वो पधारें और चौधरी साहब के उस महान व्यक्तित्व को अपने मुखारविंद से व्यक्त करें। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। इस अनमोल वचन को समाज में, राजनीति में और हमेशा उसे चरितार्थ करने वाले किसानों के मसीहा, क्रांतिकारी किसान नेता, महान स्वतंत्रता सेनानी मरु माणक चौधरी कुंभाराम जी आर्य के महानतम जीवन पर आयोजित स्मृति व्याख्यान समारोह में जुड़े हुए सभी महानुभावों का मैं हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। किसान मसीहा चौधरी कुंभाराम आर्य जी ने जीवन पर्यंत किसानों की सेवा की, रक्षा की और उन्हें धरती पर किसानों के भगवान के दूत के रूप में अगर उनको माना जाए तो कोई उसमें अतिशयोक्ति नहीं है। जब जब भी अन्याय और अत्याचार किसान के ऊपर होगा, उसे फसल का लागत मूल्य नहीं मिलेगा, उसके साथ में भूमि हड़पने का षड्यंत्र होगा या और भी कहीं उसके खिलाफ षड्यंत्र आएंगे, तब तब किसान मसीहा चौधरी कुंभाराम आर्य जी सदैव याद आएंगे। चौधरी कुंभाराम आर्य जी अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने कभी यह नहीं देखा कि इसमें मेरा राजनीतिक नुकसान होगा या भला होगा। उन्होंने सदैव जो किसान के भले के लिए बात हुई उसकी ओर उन्होंने हमेशा कदम बढ़ाए। कुंभाराम आर्य जी ने, पूर्व वक्ताओं ने बताया, वो बात सही है कि उन्होंने अपनी कलम से जहाँ जो किसान जिस जमीन के ऊपर बैठा था उसे उसी का मालिक बना दिया। इसके लिए किसानों की पीढ़ियाँ सदैव उनकी ऋणी रहेगी। किसान मसीहा कुंभाराम आर्य जी ने किसानों के खिलाफ जब भी कोई षड्यंत्र हुआ, उस पार्टी को, राजनीतिक पार्टी को उन्होंने ठोकर मारने से कभी हिचक नहीं की। कुंभाराम आर्य जी सदैव एक क्रांतिकारी किसान नेता के रूप में थे। और हाँ, ये बात पलसानिया जी जो कह रहे थे वो सही है। दिल्ली के अंदर भी आज भी हम कई नेताओं के संपर्क में आते हैं, उनके साथ में बैठते और किसानों के नाम पर जब चर्चा होती है तो एक दौर ऐसा था जब चौधरी कुंभाराम आर्य जी का कद राष्ट्रीय राजनीति के अंदर एक ध्रुव तारे के रूप में, चमकते सितारे के रूप में उनका था। कुंभाराम आर्य जी चौधरी चरण सिंह जी के जब प्रधानमंत्री बने थे उस समय भी उनके वो विशेष, उनकी सलाह अगर वो मान लेते तो हो सकता है कि उनका कार्यकाल और लंबा होता। ये बात अलग है कि चौधरी कुंभाराम आर्य जी और चौधरी चरण सिंह जी दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के अंदर महारथी थे और उन्होंने जनता की सेवा में कभी कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। कुंभाराम आर्य जी ने हमेशा किसान के भले के लिए, किसान की विभूति के लिए, और जो उन्होंने वर्ग चेतना के नाम से जो पुस्तक है उसको आज भी अगर कोई किसान मसीहा कुंभाराम आर्य जी के महानतम जीवन को किसी ने देखा नहीं है, क्योंकि 1995 में उनका देवास्वान हो गया था। तो आज के व्यक्ति अगर उनका कोई मार्गदर्शन लेना चाहे तो उस ग्रंथ को पढ़ के ले सकता है। वो एक ऐसा ग्रंथ है जिसको हम गीता के रूप में या कुरान के रूप में या उससे भी बड़ा किसानों के बाइबल के रूप में अगर माने तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि उनके ऊपर अभी कई वक्ता हैं जो महानतम जीवन के ऊपर स्मृति व्याख्यान में अपनी स्मृतियाँ रखेंगे। मैं पुनः पधारे हुए सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय कुंभाराम। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान्य कलवाणे जी कि सती जती अरस सूरमा आ मरुधरा मोत्यारी खान कुंभाराम जेड़ा सपूत जड़िया आम हकी माई अडरी पहचान। जिस राजस्थान और मरुधरा की माटी को चौधरी कुंभाराम आर्य के व्यक्तित्व से जाना जाता है, ऐसे महान व्यक्तित्व पर अपना इस वर्चुअल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय जार संसद के मंच से अपना संबोधन देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं जनाब अली हाफिज़ मंजूर अली खान साहब, जो जमीयत उलमा ए हिंद राजस्थान के उपाध्यक्ष हैं।
और चौधरी साहब जैसे अनगिनत किसान नेताओं के व्यक्तित्व को बखूबी जानते हैं, जनाब हाफिज़ मंजूर अली खान साहब। आज हम अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद तत्वाधान में ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जनाब चौधरी कुंभाराम जी के ताल्लुक़ से, तो इस प्रोग्राम के आयोजन के लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं और इनका आभारी हूं कि इन्होंने मुझे इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया है। जहां तक चौधरी कुंभाराम जी का ताल्लुक़ है, उनकी बहुत सारी हैसियतें हैं। एक हैसियत तो उनकी वो है जिस समाज से वो ताल्लुक़ रखते थे, उस समाज ने और बहुत सारे दूसरे लोगों ने उनको सिर्फ अपने समाज तक महदूद करने की कोशिश की है। उनकी हैसियत एक समाज के फ़र्द की थी, लेकिन इससे भी बढ़कर के उनकी जो हैसियत थी वो कई मानों में बहुत अहम थी। एक हैसियत उनकी वो थी जिसमें वो राजनेता के रूप में उभरे और राजनीति को एक नया जो है आयाम दिया। दूसरा, समाज सुधारक की हैसियत थी। इस सिलसिले में भी उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं जो हमारे सामने हैं। और तीसरी और सबसे बड़ी हैसियत जो उनकी थी और है और होनी चाहिए, वो समाज का जो दबा कुचला तबका था और उसमें भी विशेषकर किसान जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उसके सिलसिले में, उसके भलाई के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी तरक्की के लिए और उसको समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए माननीय कुंभाराम जी ने जो काम किया वो इतिहास के अंदर अविस्मरणीय है। उन्होंने जो भूमि सुधार कानून लेकर के आए, उसके ज़रिए से किसानों को जो मालिकाना हक मिला वो अपनी मिसाल आप है। और ये हक जो मिला किसी वर्ग विशेष, धर्म विशेष या जाति विशेष के लोगों को नहीं मिला, बल्कि तमाम किसान, चाहे वो किसी भी धर्म से उनका ताल्लुक़ हो, किसी भी ज़ात से उनका ताल्लुक़ हो, किसी भी इलाके से उनका ताल्लुक़ हो, उन सबको इसका लाभ और इसका फ़ायदा मिला। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस समाज के इतने बड़े मोहसिन को, समाज के लिए जिसने, किसान समाज के लिए जिसने इतना बड़ा काम किया है, आज हम एक तरीक़े से उनको भुला बैठे हैं। इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर किसान आंदोलन चल रहे हैं और किसान आंदोलन किस लिए चल रहे हैं कि माननीय कुंभाराम जी ने किसानों को सामंतवादी व्यवस्था से निजात दिलाई थी और सामंतवादी व्यवस्था के अंदर जो मालिकाना हक सामंतों को हुआ करता था, उनसे छीन करके वो हक आम किसान को दिया। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस भारत के लोकतंत्र के अंदर एक मर्तबा फिर सामंतवादी व्यवस्था की को रूप बदल करके दोबारा से उसको स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। और ये सब कुछ जो हो रहा है लोकतंत्र के नाम के ऊपर हो रहा है। और उसके सिलसिले में अगर हम अभी हाल ही के दिनों के अंदर जो अध्यादेश, जो क्या नाम है, कानून बने हैं पार्लियामेंट के ज़रिए से, उनको अगर हम उठा करके देखें तो उससे ये बात साफ जाहिर होती है कि ये कानून जो बने हैं ये एक तरीक़े से जदीद सामंतवादी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए इस मौके के ऊपर और इन हालात में माननीय चौधरी कुंभाराम जी आर्य के सिद्धांतों को, उनकी शिक्षाओं को, उनकी कोशिशों को और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए लोगों को जागरूक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि इस किस्म के आयोजन उसके अंदर एक संगे मील साबित हो सकते हैं, एक मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। अभी हाल ही में हमारी राज्य सरकार ने राजस्व दिवस मनाया है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने कम से कम इस तरफ ध्यान तो दिया है। माननीय कुंभाराम आर्य जी एक ज़माने में राजस्थान के राजस्व मंत्री भी रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। अच्छा होता कि राजस्थान सरकार इस दिवस को कुंभाराम आर्य दिवस के रूप में मनाती और उनकी याद को हमेशा के लिए ताज़ा करती,
तो एक अच्छा कदम होता, लेकिन अब नहीं हुआ है। तो आइंदा के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान सरकार इस मामले में कोई मतलब जो है पॉजिटिव कदम उठा करके और उनकी याद को अमर करने की कोशिश करेगी। इसी के साथ साथ उनकी ज़िंदगी के दो पहलू और हैं। मैं दो पहलुओं के ऊपर 1-2 मिनट में बात करके अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। एक हैसियत तो उनकी इस सुधारों की हैसियत से किसानों के ताल्लुक से थी, दूसरी हैसियत उनकी एक राजनेता की थी। उनके राजनीतिक जीवन को अगर हम उठा करके देखें तो हमें वहाँ से दो चीज़ें मिलती हैं। पहली चीज़ तो यह है कि उन्होंने जो राजनीति की वो स्वार्थ से ऊपर उठ करके जनमानस की और जनता की भलाई के लिए की, और उसके अंदर जब भी त्याग का मौका आया, जब भी कुर्बानी देने का मौका आया, उन्होंने उससे दरेग नहीं किया। उन्होंने जो है हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए वो हमेशा तत्पर रहे। बड़े से बड़े पद को उन्होंने ठुकरा दिया, वो चाहे मंत्री का पद हो, चाहे एमएलए हो, चाहे क्या नाम है सांसद रहे हों, लेकिन हमेशा उन्होंने जो है जनता के सरोकारों को जो है वो ऊपर रखा, और उनके ऊपर जब भी आँच आई या उनके बारे में जब भी उन्होंने महसूस किया कि इनको नुकसान पहुंच रहा है, तो उन्होंने उन चीज़ों से कोई समझौता नहीं किया और इन तमाम पदों को लात मारने में ज़रा भी देर नहीं की। तो एक तो इनकी ज़िंदगी का ये बहुत अहम पहलू है कि उन्होंने राजनीति के अंदर एक सदाचार को जो है, एक अच्छे क्या नाम है समाज सेवी का एक जो रोल होना चाहिए वो उन्होंने कायम किया। दूसरा ये है कि भारत की राजनीति या भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर उन्होंने जो चीज़ें शुरू की हैं उसमें अर्थव्यवस्था के अंदर जो है किसान को मरकज़ में रखा हमेशा, और आज भी जब भारत की अर्थव्यवस्था है उसके अंदर किसान जो है वो मरकज़ी हैसियत रखता है, मतलब केंद्र बिंदु है। लेकिन हम महसूस कर रहे हैं कि इस केंद्र बिंदु को, जिसकी इतनी अहमियत है कि जिसके चारों तरफ पूरा मंडल चलता है, पूरा ऑर्बिट जो है वो घूमता है, बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है और उसके हितों की रक्षा नहीं हो पा रही है। तो इस मौके के ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि कुंभाराम जी ने जो आयाम स्थापित किए हैं, चाहे वो राजनीति के अंदर हों, चाहे राजस्व के मैदान में हो, चाहे आर्थिक मैदान के अंदर हो, उन्हें याद करने की, और सिर्फ याद ही नहीं करने की है बल्कि उन्हें नई नस्लों तक पहुंचाने की और उन्हें क्रियान्वित करने की समय की जो है ज़रूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म जो काम कर रहे हैं इस सिमत में वो और तेज़ी के साथ जो है इस कार्य करेंगे और कुंभाराम जी आर्य का जो सपना था उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। इस संबंध में हम आपके कंधे से कंधा मिला करके कुंभाराम जी आर्य के जो मकासद थे उनको पूरा करने के लिए और किसानों की जो समस्याएं हैं, किसानों के जो मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए जो भी कदम उठाया जाएगा हम कंधे से कंधा मिला करके उसमें सहयोग देने की कोशिश करेंगे। आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद खान साहब। निश्चित रूप से दुनिया के सबसे बड़े रखवाले अन्नदाता किसान, लेकिन सभी वक्ताओं की बातों से जो बात निकल के आई, और एक किसान कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि कुण धरती रो अन्नदाता है, कुण धरती रो धारणहार, कुण धरती रो करता धरता, कुण धरती रे ऊपर भार। आज इसी द्वंद्व में फंसोपेश में समाज चल रहा है। किसान जिसके लिए इस देश के मौर मुकुट को लाने वाले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सतपाल मलिक साहब ने कहा कि किसान जो हजारों वर्षों से इस ज़मीन की रखवाली कर रहा है, आज हम अगर गार्ड भी रखते हैं एक नाइट के 500 रुपये लेता हो, लेकिन जो किसान हजारों वर्षों से इस ज़मीन की रखवाली कर रहा है, हम उसको क्या दे रहे हैं बल्कि उससे उसका हक छीन रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम सब किसानों को और समाज के प्रबुद्ध लोगों को ये जागरूकता दर्शाने की ज़रूरत है, और इसीलिए आज चौधरी साहब जैसे महान व्यक्तित्व को स्मरण करने का अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की टीम ने ये बीड़ा उठाया है। मैं चौधरी साहब के निजी और सार्वजनिक जीवन के बहुत नज़दीक रहे और जिन्होंने उनके व्यक्तित्व कृतित्व को नज़दीक से महसूस किया, उनके सानिध्य में पले बड़े हैं, जो उनके पुत्रवत और शिष्यवत रूप में जिन्होंने कार्य किया है, ऐसे चौधरी कुंभाराम आर्य किसान
फाउंडेशन के माध्यम से जिन्होंने उनकी यादों को लगातार आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, सम्मानित श्री गोविंद जी चौधरी साहब, जो अपने गांव में चौधरी साहब यानी कुंभाराम जी के नाम से एक स्कूल का संचालन भी करते हैं और फाउंडेशन का कार्य भी देखते हैं। आदरणीय गोविंद जी चौधरी। सम्मानित मंच, हाफिज मजरूली साहब, पंकज जी धनखड़ साहब, फौजी साहब, विनोद जी, एहतराम जी, और विशेष तौर से भाई कलवाना जी, पलसानिया जी और किवाड़ा साहब। 26 अक्टूबर चौधरी कुंभाराम जी आर्य की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद ने उनके जीवन को, उनके द्वारा किए गए किसान वर्ग के कार्यों को जीवित रखने के लिए आज सभा का आयोजन किया है। मैं अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के इन तीनों विशेष योद्धाओं को धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। धनी आप रो बाप रो, लिखो धरा पर नाम, हर हर हंसी मरुधरा हवारे कुंभाराम। चौधरी कुंभाराम आर्य को राजनेता के रूप में, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में पूरा हिंदुस्तान जानता है, लेकिन उनकी सोच बहुत आगे की थी। वो वैज्ञानिक आधार पर प्रामाणिकता के साथ हर कार्य को करते थे और बहुत बड़े दार्शनिक भी थे। उन्होंने पुस्तक लिखी किसान यूनियन क्यों, वर्ग चेतना। ये दो ऐसी कृति हैं, अगर इनको पढ़ा जाए और इस पर अगर मनन किया जाए तो किसान वर्ग के लिए ये क्रांतिकारी कदम है। उनकी विचारधारा वर्ग चेतना जनता में जागृति लाने का अचूक अस्त्र है। मैं उनके जीवन के संदर्भ में कुछ संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। 10 मई 1914 को खैरा खुर्द, तत्कालीन रियासत पटियाला, पंजाब के अंदर उनका जन्म हुआ। पिता का नाम बहराम सुंडा और माता का नाम जीवनी देवी था। बाल्यकाल में ही पिता का साया उनके सर से उठ गया और अभावों के अंदर मां अपने पीर फेपाना, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ के अंदर आकर स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया। और उस मां ने गरीबी के अंदर मेहनत मजदूरी कर कर अपने बच्चे को 4थी कक्षा तक पढ़ाया। और 4थी कक्षा में, क्योंकि उस वक्त फेपाना में 4थी तक का स्कूल था, तो बीकानेर रियासत के अंदर उनका प्रथम स्थान आया और 5 रुपए बीकानेर रियासत ने उनको वजीफा दिया। आगे शिक्षा नहीं कर पाए अभावों के कारण। इसी कड़ी में 1929 के अंदर जंगलात महकमे के अंदर हनुमानगढ़ उनको सर्विस मिली, लेकिन उम्र छोटी होने के कारण उनको नौकरी से निकाल दिया गया। उस किसान समस्या के अंदर शुरुआती दौर से ही वो गुण थे। उन्होंने 1930 के अंदर कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में जो हुआ था उसमें भाग लिया और पैदल जाकर भाग लिया। आगे उनको 31 के अंदर हेड कांस्टेबल पुलिस के अंदर नौकरी मिल गई, थानेदार बन गए। और थानेदार रहते हुए उन्होंने जो किसान वर्ग के लिए
काम किए, क्योंकि उस वक्त डाकू, लुटेरे, अनेक समूह थे, उनको उन्होंने अपने ईमानदार और कर्तव्य प्राण से उनका खात्मा किया और किसान पर कायद किया। उसी दौरान जागीरदारी के समय किसान पर इतने ज्यादा अत्याचार हो रहे थे, लाग, बाग, बेगार, और किसान जो फसल पैदा करता था उसका सारा हिस्सा लगभग जागीरदार के यहां चला जाता था। तो बड़ी दयनीय स्थिति के अंदर उन्होंने किसान को देखा। प्रजा परिषद की स्थापना करने वालों में उनका मुख्य स्थान रहा। प्रजा परिषद का विधान उनकी देखरेख में बना। और इसी क्रम में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़कर जागीरी जुल्म के खिलाफ ऐलान कर दिया कि जागीरी प्रथा खत्म हो और तभी किसान का हित संभव है। बीकानेर रियासत के अंदर 287 पाठशालाएं स्वामी केशवानंद जी के सानिध्य में खोली गई। उनमें चौधरी कुंभाराम जी का बहुत बड़ा हाथ था। उनके साथ एक और मजबूत, एक ऐसा उनका सहयोगी था जिसका नाम था हंसराज आर्य। बहुत ही क्रांतिकारी इंसान था। रतनगढ़ तहसील के अंदर कांगड़ नाम गांव है, वहां के ठाकुर गोपाल सिंह ने किसानों पर बड़े अत्याचार किए और उस अत्याचारों का निरीक्षण करने के लिए 7 सदस्यीय समिति गई थी। तो उसमें हंसराज जी आर्य थे। तो उन 7 लोगों को इतनी यातनाएं दी गई कि उनके गुप्तांगों में डंडे चलाए गए, मिर्च भर दी गई, अनेकों अत्याचार हुए। उस अत्याचार से चौधरी कुंभाराम जी और साथियों को एक ऐसा सबक मिला कि उन्होंने दिन रात अपने आप को समर्पित कर दिया किसान वर्ग के लिए। और आजादी कैसे मिले किसान को, इसके लिए उन्होंने सभाएं करना, गांव में जाना, अनेकों तरह से उन्होंने अपने प्रचार के माध्यम बनाए और सरकार ने उनको जेल में डाल दिया गया और जेल के अंदर उन पर बहुत अत्याचार किए गए। चौधरी साहब ने मुझे बताया कि बीकानेर जेल के अंदर एक बर्तन दिया जाता था कि उसके अंदर मलमूत्र त्याग करो, उसके अंदर खाओ। लेकिन चौधरी साहब ने यह शर्त नहीं मानी, नहीं टूटे। उनकी काल कोठरी के अंदर सांप छोड़ा गया और सांप जैसे ही छोड़ा तो चौधरी साहब ने सोचा अचानक मौत तो नजदीक है, फिर क्या घबराना। वो खड़े रहे, सांप अंदर गया, घूमा, एक तरफ जाके यूं खड़ा हुआ और फिर बाहर निकल गया। यह सच्ची कहानी है। इस तरह का प्रचार पूरी रियासत के अंदर फैल गया तो जनता के अंदर आक्रोश भी बहुत था। और उस आक्रोश का परिणाम था कि सरकार को, बीकानेर रियासत की सरकार को इस बात के लिए मजबूर होना पड़ा कि 10 लोगों का मंत्रिमंडल का प्रजा परिषद के द्वारा गठन किया गया और उसमें राज्यसभा मंत्री चौधरी कुंभाराम जी को बनाया गया। कुंभाराम जी राज्यसभा मंत्री बनते ही बीकानेर रियासत के अंदर लाग, बाग, बेगार, कुओं पर जो अनेक तरह के टैक्स लगते थे, खेतों में पेड़ काटने का, ये सब उन्होंने पास कर दिया और किसान को बहुत राहत मिली। किसान को ये राहत मिलने से किसान के मन में पैदा हुआ कि हम कुछ करेंगे तो हमें इसका फल भी मिलेगा। इसी कड़ी में आगे मैं इसको थोड़ा और सीमित करना चाहूंगा। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, राजस्थान के एकीकरण के दौरान वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर राजस्थान की रियासतों को एक करने में कुंभाराम जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। मारवाड़ किसान सभा, राजस्थान किसान सभा, इनका विलय कांग्रेस में कराने में चौधरी साहब का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि बलदेव राम जैसे किसान केसरी को मनाना आम किसी के बस की बात नहीं थी। उसके बाद 1951 के अंदर जयनारायण व्यास जी मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद में चौधरी कुंभाराम जी को गृह मंत्रालय दिया गया। गृह मंत्री बनते ही चौधरी कुंभाराम जी ने
सबसे पहले राजस्थान उपज लगान अधिनियम 1951 पास कराया। उसका मतलब था कि जागीरदार को किसान 1/6 भाग ही देगा और जो फसली कमाई है वो अपने पास रखेगा। इसी के साथ भूमि सुधार एवं जागीरी पुनः ग्रहण अधिनियम 1951 पास कराया। वही अधिनियम जिसके कारण 1955 में जागीरदारी राइट मिले, उन्हीं के आधार पर ये 2 बिल पास कराने के बाद में जब 1952 के अंदर चुनाव आए, प्रथम विधानसभा चुनाव, तो चौधरी कुमाराम जी को बीकानेर और चूरू 2 स्थानों से टिकट दिया गया। लेकिन वहां भी एक विवाद पैदा हो गया। विरोधियों ने, मौलाना साहब थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको जाके कान भरे कि नूरी देवी नाम की महिला को, मुसलमान की लड़की को जबरन शादी करके अपने घर में रख रखी है कुमाराम जी ने। वहां जांच वांच किया, वहां तो मुंह तोप होते थे बड़े नेताओं के, तो वहां से आदेश हुआ कि कुमाराम जी चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीकानेर से पर्चा उठा दिया, लेकिन चूरू का पर्चा उठाने का जो समय था निकल गया। कुमाराम जी को नेहरू जी ने आदेश दिया, आप राजस्थान में प्रचार करोगे, आपके खिलाफ शिकायत है, उसका निराकरण करने के बाद में विचार किया जाएगा, लेकिन आप अपने उस विधानसभा क्षेत्र में नहीं जाओगे। चौधरी साहब नहीं गए। विधानसभा क्षेत्र के अंदर जैसे दीपचंद जी कादरी, राम सिंह जी जो संस्थ हैं उनके बाप, रामनाथ जी कस्वा, रेवतराम जी आर्य, ये लोगों ने जनता को जाके कहा कि कुमाराम जी के नाम का जो निशान है उस पर अगर हम वोट मोहर मारेंगे तो कुमाराम जी चुनाव जीतेगा। और सारे सामने जो प्रतिनिधि थे सबकी जमानतें जब्त हुई और भारी मतों से चौधरी कुमाराम जी पहला चुनाव जीते। और बीबीसी से ये प्रसारण हुआ था उस वक्त कि एक ऐसा किसान नेता भी है जिसकी जमीन कितनी मजबूत है। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी मानकर टीकाराम पालीवाल की गवर्नमेंट में उनको मंत्री नहीं बनाया गया। और दुर्भाग्य यह रहा कि जयनारायण जी व्यास दोनों जगह से हार गए, तो उनके मन में इतनी ज्यादा निराशा आ गई कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, कोई उपचुनाव। लेकिन चौधरी कुमाराम जी ने किशनगढ़ के विधायक चांदल मेहता को इस बात के लिए तैयार किया कि आप ताकत दो, हम जयनारायण जी को कैसे मनाएंगे। जयनारायण जी को मनाने का जिम्मा तो मथुरदास माथुर, मोलाजी सुखाड़िया इनको दिया कुमाराम जी ने, और उनको मनाया, चुनाव लड़े, उपचुनाव जीता। चुनाव जीतने के बाद में टीकाराम पालीवाल को त्यागपत्र देना पड़ा, क्योंकि बहुमत दल का ही नेता रहता है मुख्यमंत्री। जयनारायण जी व्यास 1953 के अंदर सीएम बने। मुख्यमंत्री बनते ही जयनारायण जी व्यास ने चौधरी साहब को फिर गृह मंत्री से नवाज दिया। चौधरी साहब ने वही बात रखी। उनके तो एक जुनून था, उनको तो ये था कि मैं किसान को भूमि का मालिक कैसे बनाऊं, मैं इस किसान की पीड़ा दूर कैसे करूं। तो उसी दौरान सबसे बड़ी समस्या एक और आ गई उनके सामने, थोड़ा सा लंबा तो होगा, छोटा सा उनके सामने थोड़ी सी एक बड़ी समस्या ये आ गई कि जयनारायण जी बहुत ही सच्चे इंसान बताते हैं, चौधरी साहब कहते थे, लेकिन वो थोड़े से क्या है कि बात सुन ज्यादा लेते थे लोगों की, लेकिन वो मानते नहीं थे किसी की, इतने थोड़े से जिद्दी प्रवृत्ति के थे। तो उन्होंने ये तय कर लिया कि जो 22 जागीरदार हैं जो जीत के आए थे एमएलए, मैं उनको कांग्रेस में लूंगा। और जागीरदार ने ये कहा जी हम आपका सहयोग करेंगे, हम जागीरदार समाप्त, सब कुछ मतलब उन्होंने जो भी वादे किए होंगे। तो सबसे बड़ी समस्या कि जिन लोगों से अत्याचारों से मुक्ति पाने कर और आज सरकार आजाद भारत की पहली सरकार बन रही थी, तो उसके अंदर उनको अगर वापस ले लिया जाएगा तो वो अपने हिसाब से आगे परेशानी पैदा करेंगे। तो इस बात के लिए नेहरू जी के पास चले गए। नेहरू जी ने दिल्ली बुलाया उन लोगों को, उसमें राजस्थान के बहुत सीनियर लोग गए, जिसमें बलदेवराम जी मिर्जा भी साथ थे। तो वहां जाने के बाद जो मीटिंग हुई उसके अंदर नेहरू जी ने बोल के तय कर दिया कि ठीक है ले लो। लेकिन उसी दौरान फिर उस मीटिंग के अंदर बलदेवराम जी भी चुप रहे, नहीं बोले। लेकिन फिर ये कुमाराम जी खुद की बताई है कि उसके बाद मैं फिर मीटिंग खत्म होते वक्त में खड़ा हुआ और मैंने कहा मैं बोलूंगा। तो नेहरू जी को भी वो परेशानी हुई, लेकिन फिर भी वो बात सुनी। वो बात सुनने के बाद में तत्काल नेहरू जी ने कह दिया कि ये बात सही कह रहा है कुमाराम, जागीरदारों को लेने का एक बार फैसला टाल दिया जाए। उसके बाद तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को ये व्यास जी ने कहा कि आप मीटिंग बुलाओ, प्रस्ताव लो, लेंगे हम उनको।
जब मीटिंग बुलाई गई तो बिल्कुल साफ तरह से पूर्ण बहुमत से ये तय कर दिया गया कि जागीरदारों को नहीं लिया जाएगा। फिर भी व्यास जी नहीं माने, इतने जिद से बैठ गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री रहूंगा तो जागीरदार आएंगे, वरना मैं आपसे पैसा छुड़ा लूंगा। वोटिंग हुई विधायक दल की मीटिंग में, व्यास जी 8 वोट से हार गए। वो अभी भी अखबारी कटिंग है कि व्यास जी हारने के बाद में मथुरा दास माथुर ये सब लोग दूसरे दिन मिलने के लिए गए तो रोए सारे 3-4 लोग। तो कहने का मतलब ये उनके अंदर वो चीज नहीं थी, उनके बदले की बात, तो उनके मन में थी कि जो काम है वो सही हो। उसी दौरान जब मोहनलाल जी सुखाड़िया को राजस्थान की कमान मिली तो मोहनलाल जी ने चौधरी साहब को राजस्व मंत्री का दर्जा दिया। राजस्व मंत्री बनने के बाद में कुमाराम जी ने सबसे पहला काम क्या किया, जागीरी प्रथा पुनर्गणना संशोधन अधिनियम 1954 वही जिसको उन्होंने 51 में पास कराया था। और दूसरा टेनेंसी एक्ट 1955 भूमि सुधार और जमीन का मालिकाना हक का पूरा खाका तैयार करके उन्होंने ये तय कर दिया कि आज जो किसान जागीरदार की भूमि जोत रहा है वो मालिक है, नीचे लिख दिया कुंभाराम। और वो उसी दिन जागीरी खत्म हो गई और राजस्थानी किसान को भूमि का मालिकाना हक मिल गया 15 अक्टूबर 1955। बात यहीं समाप्त नहीं हुई, विरोधी इतने ज्यादा थे तो सुखाड़िया जी के गुट में यह बात हो गई कि शरद चौधरी साहब सारा ले गए, कैसे ही करके इसको एक बार रोका जाए। नेहरू जी की शिकायत हुई, नेहरू जी ने कुमाराम जी को बुलाया। नेहरू जी को चौधरी साहब पंडित जी कहा करते थे, हमेशा उनका जो बोलने का लगा था। तो उनका पंडित जी ने मुझे बुलाया तो मैं गया, लेकिन मैं त्याग पत्र अपनी जेब में लिखे ले गया। तो वहां जाने के बाद बड़ा रूम था, नेहरू जी घूम रहे थे बड़े मतलब तेज गुस्से के अंदर। जैसे ही मैं घुसा अंदर तो मेरी आगे कॉलर पकड़ी यूं और पकड़ यूं मतलब कि कुंभाराम तू कांग्रेस को खत्म करेगा, अपनी जीत छोड़। तो मेरे बटन भी टूट गए थे, उन्होंने कहा। तो उसके बाद मैं खड़ा रहा वहां चुपचाप और मैंने त्याग पत्र मेज पर रखकर मैं वापस रवाना हो गया। जैसे ही मैं कमरे के गेट पर पहुंचा तो नेहरू जी ने कहा रुको कुंभाराम। मैं रुक गया, बैठो, मैं बैठ गया। पंडित जी ने कहा कि आपके पास में कोई समाधान है क्या इसका? आप राजस्थान के किसान को भूमि का मालिकाना हक दे रहे हो तो जागीरदारों को पैसा कौन देगा? और जागीरदार इस बात के लिए कैसे मानेंगे? ये तो विद्रोह हो जाएगा बहुत बड़ा, वही लूटखोट हो जाएगी, मारकाट शुरू हो जाएगी। तो चौधरी साहब ने कहा पंडित जी अगर आप मेरी बात सुनो तो मैं आपको मेरा पक्ष रखना चाहूंगा। तो चौधरी साहब ने कहा कि राजस्थान सरकार भूमि की मालिक बने, सह खातादार किसान बने और राज्य के खजाने से किसान को पैसा दिया जाए, राज्य के खजाने से जागीरदार को मुआवजा दिया जाए, किसान को सारे राइट दे दिए जाए जो एक मालिक के होते हैं। ये बात कहने के बाद में नेहरू जी ने इस बात की तुरंत हामी भर दी और वो अधिनियम लागू हो गया और राजस्थान का किसान भूमि का मालिक बन गया। आज भी हिंदुस्तान के भूमि सुधार नियमों में राजस्थान का बहुत ही साफ सुथरा अधिनियम है। यूपी के अंदर भी टैक्स दिया गया था, हरियाणा के अंदर भी टैक्स दिया गया था, हर स्टेट के अंदर टैक्स दिया गया था किसान से भूमि का मालिकाना हक देने के लिए। लेकिन राजस्थान एक पूरे हिंदुस्तान का एक स्टेट था जहां किसान को कोई पैसा नहीं देना पड़ा, जो जितनी जमीन बो रहा था वो उसका मालिक बन गया। उसके बाद चौधरी साहब की ये मांग पूरी होने के बाद में उनके मन में एक और जुनून था, पंचायती राज की स्थापना, सहकारिता की स्थापना। पंचायती राज के लिए उन्होंने और सहकारिता के लिए सुखाड़िया जी से कहा कि इनको सरकारी संस्थाएं बनाया जाए, सरकारी संस्थाओं का दर्जा दिया जाए इनको। लेकिन नेहरू जी सुखाड़िया जी नहीं माने। नहीं मानने के बाद में विवाद बढ़ गया तो उन्होंने चौधरी साहब ने त्यागपत्र दे दिया कि मैं उस जगह काम नहीं कर सकता जहां मेरी बात नहीं, वाजिब बात किसान वर्ग की बात है वो नहीं मानी जाए, तो आप अपना काम करो और मैं पार्टी के लिए काम करूंगा। उन्होंने उसके बाद में पंचायती राज संघ की स्थापना करी
खुद राजस्थान के खुद पंचायती राज संघ के अध्यक्ष बने। राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय पंचायती राज संघ की स्थापना हुई, जिसमें जयप्रकाश नारायण अध्यक्ष बने और कुमार राम जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। इसी तरह से सहकारिता के खुद अध्यक्ष बने और राष्ट्रीय स्तर पर जेपी जी अध्यक्ष बने। तो ये दोनों मूवमेंट उन्होंने साथ चलाया और इसके अंदर बहुत अध्ययन किया गया, बहुत मेहनती की गई और उसी का परिणाम है कि नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से पंचायती राज की स्थापना की। लेकिन इतिहास में कहीं नहीं है ये बातें। जो बातें किसी ने नेहरू जी के गल में डाल दी, किसी ने मुख्यमंत्री के गल में डाल दी, कुमार राम जी को कोई याद नहीं करता उन बातों के लिए। 57 के अंदर उनको विधानसभा में टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद के तो प्रबल दावेदार थे ही। वो अपने पंचायती राज और उसमें सहकारिता में लगे रहे। उसके बाद पंचायती राज की स्थापना होने के बाद कुमार राम जी को राज्य की राजनीति से दूर करने के लिए उनको वो 1960 के अंदर राज्यसभा के लिए चुन दिया गया। राष्ट्रीय राजनीति में उनका पदार्पण हुआ। बड़े बड़े राष्ट्र के चौधरी चरण सिंह, देवेगौड़ा, देवीलाल जी, उनके साथ काम करने का, जिनेंद्र भंगुड़ा, उन लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला चौधरी साहब को। लेकिन उस वक्त ढेबर भाई कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तो चौधरी साहब की ढेबर भाई के साथ ठन गई। तो चौधरी साहब ने कहा कि हो सकता है मैं आप जितना पढ़ा हुआ लिखा नहीं हूं, लेकिन मैं इतना ना समझ नहीं हूं कि मैं मेरी बात अच्छी तरह से नहीं रख सकूं, या मैं कुछ ना जानता हूं मेरे जो बोल रहा हूं उसके लिए। ये बात सुनकर ढेबर भाई को बड़ा अपमानित महसूस हुआ और उन्होंने 62 में टिकट और काट दी। 62 के टिकट काटने के बाद में चुनाव जो हुए उसमें कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। रामकरण जोशी, मथुरादास माथुर जैसे लोग दिग्गज हार गए। हार का ठीकरा कुमार राम जी को डाल दिया गया। कुमार राम जी पर हार का ठीकरा डालने के बाद में ढेबर भाई ने खंडू भाई देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई और वो समिति राजस्थान में यहां से रिपोर्ट ले गई। उस वक्त देव जोशी साहब राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने खिलाफ रिपोर्ट करके कुमार राम जी के भेज दी। लेकिन वो समिति की रिपोर्ट जी वो लीक हो गई। लीक होने के बाद राजस्थान के 57 जनप्रतिनिधि, जिसमें नाथुराम जी मिर्दा, कमला जी, अनेकों, नेहरू जी को जाके सामने बात रखी कि कुमार राम जी को कौन सा नहीं निकाला जाए। उस वक्त निलंबन रुक गया। 1964 के अंदर हनुमानगढ़ उपचुनाव आ गया। उस वक्त नेहरू जी इस दुनिया से चले गए थे, वो मई के पास चले गए थे, अक्टूबर में चुनाव थे। इंदिरा जी ने कुमार राम जी को वापस राजस्थान भेज दिया सक्रिय राजनीति के लिए। उपचुनाव जीते कुमार राम जी, फिर राजस्व मंत्री बना गया। राजस्व मंत्री बनाने के बाद में जो भूमि सुधारों के बाकी काम थे, जो सेटलमेंट, आपकी ये सीमा जो भूमि की होती है वो, ये सारी चीज़ों पर उन्होंने बहुत काम किया और वो अधूरे कार्य सारे पूरे गए। उन्होंने राजफेड की स्थापना की और राजफेड की स्थापना करने के बाद में जो आज साकार भवन है उसकी जमीन खरीदी गई थी। फैक्ट्री, गोदाम और इतना बड़ा जो आज साकार भवन है वो चौधरी कुमार राम जी के द्वारा बनाया हुआ है और आज ही वहां शिलालेखों पर अंकित है। उसके बाद 1966 के अंदर इतना ज्यादा विवाद बढ़ गया कि अकाल राहत के मंत्री थे और जिन जिलों में अकाल था वहां तो अकाल घोषित नहीं, जहां अकाल नहीं था वहां अकाल घोषित कर, इस तरह की योजना बनाई गई। मीटिंग आई, मीटिंग के अंदर चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री महोदय बैठे, तो कुमार राम जी ने अपनी बात रखी तो चीफ सेक्रेटरी मेहता जी थे वो बीच में बोल गए। तो सामने कहा ये नहीं आप बोलो, एक बार मैं सीएम से बात कर रहा हूं। फिर दोबारा बोल गए तो उन्होंने वो फाइल कैसे भी हो वहां पटक के या मार के और बाहर निकल गए और उन्होंने फिर आके अपना त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र में कुमार राम जी ने एक बात लिखी, शाम पड़ोसी झूपड़ो नितु ठकर तो राड़, आधो बगड़ बुआर तो आंखों बगड़ बुआर। चौधरी साहब ने दुखी मन से कांग्रेस छोड़ी, मजबूर होकर छोड़ी, क्योंकि अब उनकी उस कांग्रेस के अंदर बात सुनी नहीं जा रही थी। उन्होंने कहा कि आधा राज मैं करता था, आधा आप कर रहे थे, अब आप पूरा संभालो। उसके बाद जनता पार्टी का गठन किया, चुनाव हुए, कांग्रेस को 88 सीटें मिली सिर्फ
और बहुमत से दूर रह गई। राज्यपाल संपूर्णानंद ने उनको सुखाड़िया जी को बड़ी पार्टी होने के कारण निमंत्रण दे दिया, शपथ देने की बात हुई, जोहरी बाजारों में बहुत बड़ी लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई, गोली चली, 3 लोग मरे, प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। उसके बाद में राष्ट्रपति के परेड MLE कराने के लिए चौधरी साहब का गुट दिल्ली चला गया, लेकिन महाराजा हरिश्चंद्र झालावाड़ नरेश वो रात को एक्सपायर हो गए और मिशन वहां रुक गया और फिर कांग्रेस ने दोबारा यहाँ सरकार बना ली। वो मिशन फेल होने के बाद में चौधरी साहब को बहुत निराशा हाथ लगी और उसके बाद उन्होंने किसान वर्ग के लिए एकीकरण करने के लिए चौधरी चरण सिंह और साथ मिलकर 5 स्टेट के मुख्यमंत्री इकट्ठे हुए और BKD का गठन किया और BKD में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। उसके बाद में 70 के अंदर एक लेवी आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था गंगानगर के किसानों के लिए, उन्होंने वो बात सरकार से लड़के मनवाई। उसके बाद 1974 के अंदर उन्होंने किसान यूनियन नाम की संस्था की स्थापना करी, लेकिन चौधरी साहब ने जैसे जैसे काम किए और जो साथी थे वो भी उनके सहयोग में कहीं न कहीं चूक करते गए, क्योंकि अपने ही विरोधी होते गए उनके। सबसे बड़ी बात ये हुई। लेकिन 77 के अंदर आपातकाल के अंदर 18 माह जेल में रहे, परिस्थिति बस बाहर आना पड़ा, एक ऐसी घटना थी। तो वो सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कदम रहा किसान वर्ग के लिए कि उनको कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ गई। जब देश का प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी बनाए तो इंदिरा ने साहब कहा था कि एक बार मेरे पास में चौधरी साहब आ जाएं, आए नहीं तो मेरे साथ बात कर ले, मैं समर्थन दे दूंगी। कुमाराम जी गए, बहुत जिद की कि किसान हित के लिए चौधरी साहब आप मान जाओ, लेकिन चौधरी साहब इतना गुस्से में आग बबूला होकर बाथरूम में चले गए कि कुमाराम को बाहर निकालो। तो उसके बाद चलो ये घटनाएं ही थी, लेकिन अगर उस वक्त हुई किसान के लिए अगर बात मान ली जाती चौधरी साहब की तो भी किसान को बहुत बड़ा लाभ होता। 80 के अंदर लोकदल से सीकर से सांसद रहे। उसके बाद 89 का चुनाव जो था, 90 का विधानसभा चुनाव, वो राजस्थान के अंदर वही कूटनीति के कारण उनको चुनाव डूंगरगढ़ से हारना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने हम लोग साथ जाकर महाजन के अंदर एक 2000 बीघा का फैला हुआ भूभाग है केशव मठ, जहाँ केशव ग्रामोत्थान विद्यापीठ के नाम से संस्था है, बालिका शिक्षा का केंद्र है, वहां पर जाके हम लोग रहने लग गए और वहां वर्ग चेतना पर काम किया। वर्ग चेतना पर काम के दौरान पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 6 अक्टूबर 1993 में वहीं केशव मठ महाजन के अंदर पूरे देश के बुद्धिजीवी लोग आए थे, वहां बड़े बड़े लोग, और उन्होंने उस सम्मेलन की शुरुआत की। उसके बाद दूसरा सम्मेलन 6 मार्च 94 को मुजफ्फरनगर जिले के शामली कस्बे के अंदर एलम नाम गांव में वहां हुआ था। उसमें महेंद्र सिंह टिकैत, वीरेंद्र वर्मा, बड़े बड़े राष्ट्रीय लोग नेता इकट्ठे हुए थे और किसान वर्ग को जागरूक करने का अभियान चलाया था कि पार्टी सिस्टम को छोड़ा जाए और किसान एक हो। उसके बाद में तीसरा 6 अक्टूबर 1994 को स्तरपाली राजगढ़ के अंदर स्थान है, स्वामी ओमपूर्ण स्वतंत्र का आश्रम है, वहां हुआ, जिसका उद्घाटन बलिराम भगत जब राज्यपाल थे तत्कालीन उन्होंने किया। तो हम लोगों ने एक टीम के रूप में बहुत बड़ा संगठन खड़ा किया और काम कर रहे थे। लेकिन होनी को कौन टाले, उस महान किसान मसीहा का एक ऐसा समय आया 26 अक्टूबर 1995 में शाम के 4:30 बजे वो इस लोक से विदा हो गए। लेकिन उनका सपना, वर्ग चेतना का सपना अधूरा रह गया। इसलिए मैं सभी किसान भाइयों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी विचारधारा, वर्ग चेतना को जन जन तक पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान का किसान जागृत हो जाए। और हिंदुस्तान का किसान अगर चौधरी कुंभाराम जी की वर्ग चेतना नाम की पुस्तक पढ़ ले तो एक बहुत बड़ी क्रांति, बहुत बड़ा परिवर्तन, जिसको व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन, और बिना व्यवस्था परिवर्तन के किसान का हित होने वाला नहीं है। और मैं सबसे पहले आज भाई पलसानिया जी, कलवानिया जी और किवाड़ा जी का मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के बैनर तले उन्होंने चौधरी कुंभाराम जी की पुण्यतिथि का आयोजन किया। जय किसान, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाकई में कुंभाराम जी आर्य साहब का व्यक्तित्व है जो गोविंद जी ने बड़े विस्तृत रूप से रखा है। मोटा मोटी रूप से हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान के किसानों में चाहे जागृति लाने का कार्य हो, उनके भूमि सुधार अधिनियम के माध्यम से, टेनेंसी एक्ट के माध्यम से 15 अक्टूबर 1955 को ज़मीन का मालिकाना हक बनाने का कार्य हो,
देश में पंचायती राज की शुरुआत करने की भूमिका जिन्होंने तैयार की, और इसी वजह से 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से कुंभाराम जी के प्रयासों से पंचायती राज की शुरुआत हुई और सहकारिता का एक आंदोलन, एक सबके लिए और सब एक के लिए, इस भावना को उन्होंने विकसित किया। और आज सहकारिता और पंचायती राज से इस देश की मजबूती है और आम आदमी की भागीदारी शासन से लेकर प्रशासन और राजनीति में है। तो निश्चित रूप से चौधरी साहब की इस महान और विराट व्यक्तित्व को हम सब ने जाना पहचाना। आइए उनके जीवन से सीखकर हम सब भी समाज के लिए और देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखा। जय कुंभाराम जी, जय किसान, जय हिंद।